जीने पे बन आएगा। उसके सर पे एक ताज है ओक लीव्स का बना हुआ। हाय विजयवाड़ी, मेरा नाम है शुभम पाठक। वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को 15 मिनट में पूरे चैप्टर को रिवाइज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है इस पेंटिंग के साथ जिसे बोला जाता है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये बनाई थी फ्रेंच आर्टिस्ट ने जिनका नाम था फेडरिक सोरियो और इसे पब्लिश किया गया था 1848 में। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस जमाने में जो देश इसमें नेशन स्टेट्स की तरह दर्शाए हुए हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, इसलिए इस पेंटिंग को उटोपिया बोला जाता है, यानी कि ड्रीम बोला जाता है। अब इस पेंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पेंटिंग के बीचों बीच आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखती है, जिनके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। अगर आप पेंटिंग के नीचे जमीन पे देखेंगे तो आपको दिखेंगे सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट नेशंस, यानी कि मोनार्की के चिन्ह, जैसे कि राजा की छड़ी और राजा का ताज। अब आपको यहाँ पे लोग भी बहुत सारे दिखते हैं और इन लोगों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उनके नेशनल कॉस्ट्यूम से और उनके अलग अलग फ्लैग से। जो कंट्रीज उस वक्त आजाद हो गए थे वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बाद में दिखाए जाते हैं। जो तुरंत आजाद हुए थे जैसे कि फ्रांस, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के जस्ट सामने दिखाई दे रहा है। और जो कंट्रीज अभी भी मोनार्की के तले दबे हुए थे वो आपको इस लॉन्ग मार्च ऑफ पीपल में पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो ये चैप्टर है जहाँ पे हम नेशनलिज्म की जर्नी पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे नेशनलिज्म की वजह से नेशन स्टेट्स दुनिया में उत्पन्न हुए। लेकिन सबसे पहले हमें फ्रांस के रेवोल्यूशन पे गौर करना पड़ेगा। 1789 में हुए इस रेवोल्यूशन को पहला क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म माना जाता है। फ्रांस का रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ क्योंकि फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज ने फ्रांस के लोगों के दिलों में नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न कराई और ये सब करने के लिए उन्होंने फॉलोइंग आइडियाज की मदद ली। फॉर एग्जांपल, रॉयल घराने के झंडे को हटा के उन्होंने अपना नया तिरंगा बनाया, नेशनल असेंबली को पावर दी लॉज बनाने की, इससे पहले स्टेट जनरल बनाता था लॉज, नए नए गीत, नए नए हाइंस और नए नए कस्में वादे खाई, फ्रेंच लैंग्वेज को एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स को भी लागू किया गया, ला पत्री और ले सिटोयन, यानी कि फ्रांस जो है सिटीजन्स का फादरलैंड है और फ्रांस के लोग फ्रांस के सिटीजन्स हैं, ना कि सब्जेक्ट्स हैं। इस तरीके के कॉन्सेप्ट से लोगों को प्रेरणा दी गई। एंड लास्ट, ओवरऑल टैक्स को थोड़ा सा कम करके अबॉलिश कर दिया गया। अब इस सब में पहले शुरुआत फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज ने की थी, लेकिन बाद में पॉलिटिकल क्लब जैसे कि जैकोबिन क्लब्स भी बहुत फेमस हो गए और रेवोल्यूशनरीज और पॉलिटिकल क्लब्स ने मिलकर पूरे यूरोप में डेस्पोटिज्म से आजादी की एक मुहिम जारी कर दी। अब फ्रांस पे आसपास के देश नजर बिठाए बैठे हुए थे और तभी नेपोलियन ने फ्रांस को दुश्मनों के चंगुल से तो निकाल लिया, लेकिन डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करते हुए उसने मोनार्की को रीइंट्रोड्यूस कर दिया और खुद राजा बन के बैठ गया। अब नेपोलियन ने एक काम बहुत अच्छा किया, वो था सिविल कोड को बनाने का। इसीलिए नेपोलियन जब पहले कहीं पे भी यूरोप में जाता था तो लोग उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन बाद में नेपोलियन लोगों को आंखों में खटकना शुरू हो गया था। तो नेपोलियन के सिविल कोड को नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है, जो 1804 में चालू हुआ था। बच्चा, इस कोड के अंदर उन्होंने प्रिविलेजेस ऑफ बर्थ को खत्म कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी को लागू कर दिया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव कर दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ को लागू कर दिया, फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया, गिल्ड के रेस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया और ऑलरेडी चल रहे स्टैंडर्ड वेइंग सिस्टम को उन्होंने लागू रखा। देखते ही देखते नेपोलियन भी लोगों की आंखों में इसलिए खटकने लग गए क्योंकि वो सेंसरशिप रख रहे थे, यानी कि सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन कर रहे थे, कोई उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता था। जबरदस्ती वो फ्रांस की आर्मी में लोगों को भर्ती किया करते थे क्योंकि उनके मंसूबे थे पूरे यूरोप नहीं पूरी दुनिया पे काबू करने का। फ्रांस के अंदर तो उन्होंने टैक्सेस को कम कर दिया था, लेकिन ओवरऑल उन्होंने टैक्सेस को बढ़ा दिया था और लोगों से डेमोक्रेसी को छीन के उन्होंने मोनार्की को रीइंट्रोड्यूस कर दिया था, यानी लोगों के पास पॉलिटिकल राइट्स अभी भी नहीं थे। इसलिए नेपोलियन के दुश्मन यूरोप के लोग तो हो ही गए थे, साथ में कंजर्वेटिव देश भी थे, क्योंकि नेपोलियन एक रॉयल खून के लड़के नहीं थे, इसीलिए कंजर्वेटिव देशों को वो आंख में खटकते थे। अब इससे पहले कि हम आगे जाए, एक बार जरा जानते हैं कि यूरोप की सोसाइटी कैसी थी। पहली बात तो यूरोप की सोसाइटी कोई नेशन स्टेट्स में डिवाइडेड नहीं थी, सिर्फ किंगडम्स और डचीज और यही सब हुआ करता था। और इसी में एग्जांपल दिया आपका ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर का, जिसमें बस यही बताया हुआ है कि कैसे वो एक पैचवर्क हुआ करता था डिफरेंट एथनिसिटीज और डिफरेंट लैंग्वेजेस का। ना ओवरऑल सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ज्यादातर लोग जो है फार्मर्स हुआ करते थे और कम ही लोग हुआ करते थे जो बहुत अमीर हुआ करते थे, जो पॉलिटिकली भी पावरफुल थे और ऑब्वियसली पैसा था तो इकोनॉमिकली भी पावरफुल थे। उन्हें बोला जाता था अरिस्टोक्रेसी। इनके पास बहुत सारी जमीन होती थी, ये लोग आपस में ही अपने घरानों में शादी किया करते थे, बट दे वर वेरी फ्यू इन नंबर। ऑन द अदर हैंड फार्मर्स जो है अलग अलग टाइप के हुआ करते थे। फार्मर्स के बीच में कोई यूनिटी नहीं थी और अलग अलग भाषाएं बोलते थे। कई फार्मर्स को फ्यूडल सिस्टम भी अभी भी झेलना पड़ता था। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आया वैसे ही यूरोप में रिच और पुअर के अलावा एक थर्ड क्लास आ गई, जिसका नाम बचा मिडिल क्लास। इनके पास थोड़ा सा पैसा भी था और थोड़ी सी एजुकेशन भी थी, तो इन्हें समझ आता था कि सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी चल रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो बच्चा, इसी मिडिल क्लास को आप वर्किंग क्लास भी बोल सकते हो, कमर्शियल क्लास भी बोल सकते हो और यही आगे जाके लिबरल क्लास भी बन गए। तो लिबरल लोग कौन थे? एसेंशियली मिडिल क्लास लोग थे जो सोसाइटी में प्रोटेस्ट करते थे फॉलोइंग चीजों के लिए। पॉलिटिकल राइट्स में वो लोग मांगते थे कि हमें वोटिंग का हक दे दो, गवर्नमेंट जो बने हमारे कंसेंट से बने,
हमें संविधान दे दो, हमें पार्लियामेंट दे दो और लॉ के बिफोर इक्वालिटी रखो। इकोनॉमिक राइट्स में दे वर आस्किंग फॉर फ्री मार्केट्स, यानी कि टैक्सेस को कम कर दो, नंबर ऑफ करेंसीज को कम कर दो, प्रॉपर्टी राइट्स दे दो लोगों को और साथ में टैक्स को थोड़ा सा रिड्यूस कर दो। और इसका सोल्यूशन उन्होंने अलग अलग तरीके से निकाला। एक सोल्यूशन था ज़ोल्वेरिन, जो कि एक कस्टम यूनियन थी, रशिया ने इनिशिएट करके बनाई थी, बाद में सारे जर्मन नेशंस ने इसे ज्वाइन कर लिया था। इसका काम था कि यूरोप में जब भी कोई बिजनेस करे बिजनेसमैन, तो उसे कस्टम ड्यूटीज कम से कम देनी पड़े। इन्होंने ज़ोल्वेरिन के साथ रेलवे को भी एक्सपैंड किया, नंबर ऑफ करेंसीज को भी कम किया एंड ऑब्वियसली कस्टम ड्यूटीज को तो रिड्यूस किया ही किया। तो जहां एक तरफ लिबरलिज्म की लहर चल रही थी, वहीं कंजर्वेटिज्म भी साथ में था। कंजर्वेटिज्म होता है बच्चा जो लोग पुराने ख्यालों के होते हैं और पुरानी चीजों में कोई चेंजेस नहीं चाहते हैं। अब कंजर्वेटिव देशों ने नेपोलियन को हरा तो दिया बैटल ऑफ वाटरलू में, लेकिन अभी भी उन्हें यूरोप में कंजर्वेटिज्म वापस लाने के लिए एक डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ा, जो उन्होंने साइन किया ट्रीटी ऑफ वियना में 1815 में। इस मीटिंग को रखा गया था ऑस्ट्रिया में और ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने इसे होस्ट किया था। मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशियन, पर्शिया, जिसे आप बाप रे बाप के नाम से याद कर सकते हैं। मीटिंग का मेन मोटिव था कि यूरोप में फिर से कंजर्वेटिज्म को वापस लाया जाए, फिर से फ्रीडम ऑफ प्रेस को खत्म कर दिया जाए, सेंसरशिप को लागू किया जाए और यही सब इस मीटिंग ने किया। एक आधी चीज को छोड़ के, जैसे जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स जो नेपोलियन ने बनाया था, उसे छोड़ के बाकी सारी चीजों को रिवर्स कर दिया गया। इनफैक्ट फ्रांस में फिर से बर्बन डायनेस्टी के राजा को बिठा दिया गया। बट लिबरल लोग चुप बैठने वाले नहीं थे। कई लिबरल लोगों ने ठाना कि कंजर्वेटिज्म को मिटाने के लिए वो लोग रेवोल्यूशन करेंगे और इसीलिए उन्हें रेवोल्यूशनरीज बोला जाता है। इनका दिन दहाड़े मिलना बिल्कुल बंद था कंजर्वेटिज्म की वजह से, इसलिए ये रात के अंधेरे में मिलते थे और इसे सीक्रेट सोसाइटीज बोला जाता है। उस जमाने का सबसे फेमस रेवोल्यूशनरी जो था उसका नाम था मजीनी बच्चा, गिजिट मजीनी, जो सोचता था कि उसे इटली की यूनिफिकेशन के लिए ही भगवान ने अर्थ पे भेजा है और इसने दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, यंग यूरोप एंड यंग इटली। और इसका देखा देखी बाकी सारे देशों में भी बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज पैदा हो गए थे और इसीलिए मेटरनिच भाई साहब को ये फूटी आग पसंद नहीं आता था और वो इसे अपने सोशल ऑर्डर का बिगेस्ट एनिमी बताते थे। देखते ही देखते रेवोल्यूशनरीज की वजह से यूरोप में कई सारे रेवोल्यूशन हुए, स्टार्टिंग विद जुलाई रेवोल्यूशन जो कि हुआ 1830 में फ्रांस के अंदर और फिर से मोनार्की को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट किया गया। देन बेल्जियम रेवोल्यूशन जो 1831 में हुआ, बेल्जियम ने अपने आप को यूनाइटेड किंगडम से अलग कर लिया और 1821 से चल रही ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जाके खत्म हुई 1832 में, जब उस पे कब्जा किए हुए ऑटोमन एम्पायर ने फाइनली ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशंस की तरह अपनाया। अब जरूरी नहीं है कि पूरे यूरोप में नेशनलिज्म सिर्फ गन्स और ग्रेनेड से ही फैलाया जा रहा था। कुछ लोग थे जो प्यार और मोहब्बत से भी नेशनलिज्म को स्प्रेड कर रहे थे। उन्हीं लोगों को बोला जाता है रोमांटिक आर्टिस्ट। तो बच्चा रोमांटिसिज्म का मतलब होता है एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट जिसका ऑब्जेक्टिव था नेशनलिज्म की भावना को फैलाना, बट आर्ट के थ्रू, फीलिंग्स के थ्रू, कल्चर के थ्रू, इमोशंस के थ्रू। इसी वाले टॉपिक में आपकी बुक में दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिए हुए हैं, एक है सिर्फ कल्चर से रिलेटेड और एक है वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी लोकल लैंग्वेज से रिलेटेड। जब भी आपके पेपर में कल्चर वाला क्वेश्चन आए तो आपको लिखना है जोहान गॉटफ्राइड के बारे में, जो कि एक जर्मन आर्टिस्ट हुआ करते थे और उन्होंने लोगों को नेशनलिज्म का पाठ पढ़ाने के लिए जर्मन दो कॉन्सेप्ट दिए, यानी कि दास वोक एंड वोकजीस्ट। दास वोक का मतलब होता है कि अगर आपको जर्मनी का सच्चा कल्चर देखना है तो कॉमन लोगों के बीच में दिखेगा, और वोकजीस्ट का मतलब होता है कि यही कल्चर जो है जर्मनी की सच्ची आत्मा है। देन रोल ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज में आपको एग्जांपल लिखना है पॉलिश आर्टिस्ट कैरल कुरपिंस्की का, जो रशियन डोमिनेंस के बावजूद भी अपनी भाषा को छोड़ते नहीं थे। इनफैक्ट पॉलिश बिशप्स भी थे जिन्हें रशियन आर्मी बहुत मारा पीटा करती थी, जेल में भी डाल देती थी, फिर भी वो अपनी सारी चर्चेस की सेरेमनीज पॉलिश भाषा में ही करते थे क्योंकि दिस वाज देयर फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट रशियन आर्मी। तो ये तो हो गया रोमांटिसिज्म, लेकिन गरीबों और अमीरों के रेवोल्यूशन में बहुत फर्क हुआ करता था उस जमाने के। बिफोर वी गेट टू दैट वी आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि 1830s के दशक में यूरोप में कितनी ज्यादा भुखमरी फैली हुई थी। एक्चुअली यूरोप की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई थी। लोकल फैक्ट्रीज बहुत सफर कर रही थी क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सामान सस्ता हो गया था और हाथ से बना सामान कोई खरीद नहीं रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे थी, सो वाज हंगर एंड हार्डशिप। कई जगह अभी भी फ्यूडलिज्म प्रैक्टिस हो रहा था, तो छोटे फार्मर्स को वो टैक्स भी देना पड़ता था। देन फूड के प्राइसेस बढ़ गए थे, फसल खराब हो गई थी, स्लम्स जो है झुग्गी झोपड़ी बहुत ओवर क्राउडेड हो गई थी और वहां पे बहुत सारी बीमारियां भी फैलने लगी थी। और इसी स्थिति में जब लोगों के जीने पे बन आएगा तो ऑब्वियसली वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे। इसीलिए गरीब लोगों ने इतनी सारी हार्डशिप्स में दो प्रोटेस्ट किए यूरोप में। एक है आपका सिलेसिया का, जिसे 1845 का सिलेसियन रिवोल्ट बोला जाता है, और दूसरा है पेरिस रिवोल्ट ऑफ 1848। सिलेसिया में रिवोल्ट हुआ था कॉटन कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट, जो कि कॉटन वीवर्स ने किया था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें काम देने से पहले ज्यादा पैसा प्रॉमिस किया था और बाद में जब वो मुकर गया तो कॉटन वीवर्स ने उसके अगेंस्ट रेवोल्यूशन कर दिया। पेरिस का रिवोल्ट ऑन द अदर हैंड सारे गरीब लोगों ने किया था, दो ही कारणों की वजह से, क्योंकि उनके पास ना तो खाना था ना एम्प्लॉयमेंट थी। और इसके बाद लुई फिलिप जो वहां के नए राजा बने थे वो चुपचाप भाग गए थे और नेशनल असेंबली ने मदद की थी गरीब लोगों की एम्प्लॉयमेंट वर्कशॉप्स चला के और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित करते। बहती गंगा में हाथ धोने के लिए अब मिडिल क्लास लोग भी आ गए थे और मिडिल क्लास लोग थे जर्मनी के,
और इसी को बोला जाता है 1848 का रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, जो कि किया गया था जर्मन मिडिल क्लास जनता द्वारा, जो मांग रहा था एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और फ्रांस का देखा देखी इन्हें भी नेशनल असेंबली चाहिए थी, तो इन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना लिया था झटपट सेंट जॉन्स चर्च में जाके। 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, वो सारे के सारे आदमी थे। औरतों को इस सभा में पार्टिसिपेट करने की आजादी नहीं थी, सिर्फ विजिटर बनने की आजादी थी। जब ये संविधान बना के जर्मन मिडिल क्लास आदमी गए प्रशिया के राजा के पास, तो प्रशिया के राजा ने इनका रेवोल्यूशन क्रश कर दिया विद द हेल्प ऑफ आर्मी, लार्ज लैंड ओनर्स जिन्हें जंकर्स बोला जाता था, एंड ऑब्वियसली कंजर्वेटिव सपोर्ट यानी कि देश के अमीर लोगों का सपोर्ट। तो 18वीं शताब्दी तक रेवोल्यूशनरीज नेशनलिज्म को यूज करते थे यूनिफिकेशन के लिए, लेकिन 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म यूज किया गया राजाओं द्वारा यूनिफिकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल जर्मनी का यूनिफिकेशन एंड इटली का यूनिफिकेशन। जर्मनी की यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट था बिस्मार्क, जो प्रशिया का चीफ मिनिस्टर था, और केवोर जो सार्डिनिया पाइनमॉन्ट का चीफ मिनिस्टर था, वो बना इटालियन यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट। बिस्मार्क ने फैड यानी कि फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क से 7 सालों तक लड़ाई लड़के प्रशिया को जिताया, और बाद में हुआ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1871 में, और राजा साहब को हॉल ऑफ मिरर पैलेस ऑफ वर्साली में गद्दी पे बिठाया गया यूनिफाइड जर्मनी की। ऑन द अदर हैंड इटली का केस थोड़ा अलग था, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन था, 7 टुकड़ों में इटली बटा हुआ था। तो बहुत ही डिप्लोमेटिकली वहां के चीफ मिनिस्टर केवोर ने लोकल लीडर गारिबोल्डी की मदद से इटली को यूनिफाई किया, और 1861 में विक्टर इमैनुअल जो सार्डिनिया पाइनमॉन्ट के राजा थे, उन्हें यूनिफाइड इटली का राजा घोषित किया। अब ये दोनों केसेस जो हैं ब्रिटेन के केस से काफी अलग हैं। ब्रिटेन के केस को स्ट्रेंज माना जाता है, क्योंकि ऑन द अदर हैंड बाकी दोनों यूनिफिकेशन थोड़ी जल्दी हो गए थे, लेकिन ब्रिटेन का यूनिफिकेशन सेंचुरीज में हुआ था, बहुत ही लंबा प्रोसेस था, और ये किसी राजा ने नहीं कराया था, बल्कि इंग्लिश पार्लियामेंट में कराया था। 2 पैतरे आजमाए गए थे। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया था इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने, स्कॉटलैंड को पागल बना के, ये बोल के कि 50-50% हम राज करेंगे ग्रेट ब्रिटेन में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गैलिक लैंग्वेज से लेके स्कॉटिश कल्चर को सप्रेस कर दिया इंग्लिश लोगों ने। फिर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली गई आयरलैंड में, जहां पे प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक के बीच में ऑलरेडी बहुत अनबन चलती थी। ये प्रोटेस्टेंट माइनॉरिटी को हेल्प किया इंग्लिश लोगों ने, और कैथोलिक लोगों को हरा के आयरलैंड को फोर्सफुली इनकॉर्पोरेट कर लिया गया यूनाइटेड किंगडम के अंदर। और फिर रिजल्ट क्या निकला? यूके बन गया ग्रेट ब्रिटेन, और उसका फ्लैग आज भी यूनियन जैक है, और उसका एंथम आज भी गॉड सेव आवर नोबल किंग है, और लैंग्वेज आज भी इंग्लिश है। ये सब कुछ इंग्लिश कल्चर की डोमिनेशन शो करता है ग्रेट ब्रिटेन के अंदर। अब अगला टॉपिक है बच्चा एलेगोरी। एलेगोरी का मतलब होता है जब भी आप किसी एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग को या इमोशन को पर्सोनिफिकेशन यानी कि रूपांतरण करने की कोशिश करते हो, उसे ह्यूमन फिगर की तरह इमेजिन करते हो। जैसे कि भारत के प्रति हमारे प्रेम को हम भारत माता के थ्रू इमेजिन करते हैं, वैसे ही फ्रांस के नेशनलिज्म को मेरियन के फॉर्म में पर्सोनिफाई किया जाता है, जो कि एक लाल रंग की टोपी लगाती है सिंबलाइजिंग लिबर्टी, कोकेड वेयर करती है क्योंकि ऑब्वियसली ज्वेलरी पीस तो पहनेगी, फ्रांस की मेरियन है, एंड तीसरा तिरंगा साथ में होता है उसके, सिंबलाइजिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। सिमिलरली जर्मनी की एलेगोरी का नाम है जर्मेनिया। आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि जर्मेनिया सबसे पहले कहां देखने को मिली थी। अब जर्मेनिया के आसपास जो ब्रोकन चेन्स मिलती हैं, उनका सिंबलिज्म होता है फ्रीडम। जो उसके हाथ में तलवार है, उसका मतलब है कि वो लड़ाई करने के लिए तैयार है। जो उसके तलवार के आसपास ऑलिव ब्रांच है, उसका मतलब ये है कि वो विलिंगनेस रखती है पीस मेंटेन करने की। अगर आप पीस मेंटेन करेंगे तो वो भी पीस करेगी, लड़ाई नहीं करेगी। उसके सर पे एक ताज है ओक लीव्स का बना हुआ, जो हीरोइज्म सिंबलाइज करता है। उसके पीछे से सनरेज निकल रही हैं, जो एक नए एरा का बिगिनिंग शो करती हैं, और उसके ब्रेस्ट प्लेट पे ईगल बनी हुई है, जो जर्मन स्ट्रेंथ शो करती है। तो इस स्लाइड पे लिखा हुआ सब कुछ 1 मार्क के एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट फॉरगेट टू रिवाइज इट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट। बच्चा बाल्कन एक एरिया है छोटा सा, जो यूरोप में है। अब ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि इस छोटे से एरिया में बहुत अलग अलग कल्चर के स्लैव कंट्रीज रहा करते हैं, और इन सब पे कब्जा किया हुआ था ऑटोमन एम्पायर ने अंटिल 15th सेंचुरी। लेकिन गेम तब बदला जब 1871 के बाद नेशनलिज्म की भावना बाल्कन तक पहुंच गई, और इसी की वजह से 2 तरीके की लड़ाइयां हुई। पहली इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि सारे के सारे स्लैव देश अपने अपने कल्चर के नाम पे इंडिपेंडेंस मांगने लग गए, आपस में भी और ऑटोमन एम्पायर से भी, और ज्यादा लैंड और ज्यादा रिसोर्सेज के लिए आपस में लड़ाई लड़ने लग गए। और वहीं बाहर बिग पावर राइवलरी देखी गई, यानी कि यूरोप के पावरफुल देश जो घात लगाए बैठे हुए थे कि क्यों ना वो बाल्कन को अपने कब्जे में कर ले, और इसीलिए वो आपस में लड़ने लग गए। और इतनी सारी लड़ाई की वजह से बाल्कन बन गया एक एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, और ये एक रीजन भी बना था पहले विश्व युद्ध का। उसके बाद दुनिया ने दूसरा विश्व युद्ध भी देखा, बहुत सारी और छोटी छोटी लड़ाइयां देखी, एंटी इंपीरियलिस्टिक मूवमेंट्स भी देखी, जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, और बाद में जाके हमें मिले दुनिया में नेशन स्टेट्स। तो हमें जो ये आजादी मिली है, ये बहुत महंगी पड़ी है हमारे एंसेस्टर्स को। इसे हम डिटेल में नेशनलिज्म